फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम एंड दिस इज़ नवनीत। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम इस वीडियो में बात करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसके बाद तीसरी बार जो है वो लाई गई है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसमें एक भी पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो मिस नहीं करूँगी और आप भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू आपके पीटी एग्जाम में भी आएगी, मेंस में भी आएगी, इंटरव्यू में भी आएगी और दूसरे भी स्टेट सिविल सर्विसेज में भी ऑब्वियसली है। एंड इसके साथ साथ जो भी आप एग्जाम्स दोगे राइट आने वाले सालों में या आज इस साल में भी आने वाले जितने भी साल हैं, जब तक इसको और अमेंड नहीं किया जाता है फर्दर या और पॉलिसी नहीं लाई जाती है, तो तब तक आपको इस पॉलिसी के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, राइट। तो इसके चलते इस पॉलिसी की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे सबसे पहले, राइट। देन उसके बाद इसको हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्कूल के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाई गई हैं, देन उसके बाद टीचिंग स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाई गई हैं, हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस हैं, एंड कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इस पॉलिसी का भी पार्ट है, राइट। लेकिन उससे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये पॉलिसी पहली पॉलिसी नहीं है। इससे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस 1968 में जो था ये पॉलिसी लाई गई थी। देन उसके बाद 1986 में पॉलिसी लाई गई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान। देन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट आई थी तो कुछ अमेंडमेंट्स जो थी उस पॉलिसी में की गई थी, प्रीवियस पॉलिसी में, राइट। एंड उसके बाद ये पॉलिसी जो है 2014 में बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको इंक्लूड किया था कि हम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प करेंगे। एंड इसके साथ साथ 2070 सबसे पहले मतलब उस मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो था TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो थी वो गठित की, राइट। एंड इसके बाद जो था अगेन गवर्नमेंट ने एक पैनल और इंट्रोड्यूस किया 2017 में। वो था जो हमारे फॉर्मर इसरो के चीफ थे के कस्तूरी रंगन, उनके अंडर कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो कि आई थी 2018 में। मतलब कस्तूरी रंगन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 2018 में सबमिट की एंड वही फर्दर क्या हुआ कि पॉलिसी बन के आई 2020 में, जिसको अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, राइट। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन को जो है वो कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था, कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, राइट। एंड इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन जो था उसको बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 21A के अंडर राइट टू एजुकेशन में इंक्लूड किया गया था एज एन एनफोर्सेबल राइट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स की कि क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोविजंस हैं इस पॉलिसी की, क्या क्या चीजें जो हैं वो मोदी गवर्नमेंट ने इसमें इंक्लूड करी हैं। सो उसको समझेंगे हम 4 हिस्सों में। सबसे पहला जो है हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्कूल्स में लाए जाएंगे उसके रिगार्डिंग। सो अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है स्कूलिंग का उसको हम 10+2 के अंडर जो है वो रखते हैं, राइट। 10+2 मतलब 10 के बाद जो है 2 साल का हम कोई भी कोर्स, कोई भी स्ट्रीम जो है वो चुनते हैं। और इसमें जो एज लिमिट होती है बच्चों की, नॉर्मल जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसके अंडर कवर होती थी 6 to 18 ईयर्स, जिसमें 6 to 16 ईयर्स जो था वो क्लास 10th तक था। एंड उसके बाद 16 to 18 होते हैं दूसरी मतलब +1 एंड +2 में। अब इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 10+2 किया है तो मैं ये नहीं कहूँगी। आगे अगर मैं इसके अंडर अब मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं बोलूँगी मैंने 5+3+3+4 किया है। सो ये आपको समझाने के लिए, राइट। अब हम इसको समझेंगे। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको जो है वो समझ लो कि पॉलिसी समझ आ गई एज फार एज स्कूल रिफॉर्म्स आर कंसर्न। सो इसमें क्या होगा, ये जो 5 इयर्स का कोर्स है, राइट, ये पूरा जो टाइम पीरियड कवर करेगा ये कवर करेगा 3 साल से लेके
18 साल तक का एक बच्चे का पीरियड, राइट। सो सबसे पहला जो है ये है फाउंडेशन पीरियड, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज हम इसको बोल सकते हैं। ये जो है ये है प्रेपरेटरी स्टेज, ये जो है ये है मिडिल स्टेज, और ये जो है ये है सेकेंडरी स्टेज। अब बात करते हैं ये पहले 5 सालों की, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। अब ये फाउंडेशन स्टेज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है 3 साल का पीरियड और दूसरा है 2 साल का पीरियड। 3 साल के पीरियड में होगा प्री प्राइमरी एजुकेशन, इसको पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, और या फिर आंगनवाड़ी हम इसको बोल सकते हैं। एंड दूसरा जो है 2 साल का पीरियड जो रह गया है उसमें कवर होगा एक बच्चे का क्लास 1 एंड क्लास 2, राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें होंगे प्लेज होंगे, ठीक है, बच्चे खेलेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, ठीक है, जैसे मिट्टी से कुछ बना लिया, मतलब जो छोटे बच्चों को होता है टॉयज के साथ पढ़ाना, राइट, ऐसी चीजें। मतलब ये चीज जो है ये फॉरेन स्कूल्स जो होते हैं वो भी अगर आप देखो या सुनो तो वो चीज वहां पे है, फॉरेन स्कूल्स में है ये चीज, राइट। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स, जिनको हम कहते हैं प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज में जो बच्चे की क्लास कवर होगी वो होगी क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक, राइट। और इसमें भी अगेन प्ले, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, और साथ में क्लासरूम लर्निंग होगी, राइट। देन उसके बाद आता है आपका अगेन नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसको हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। ये आपका होगा क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का पीरियड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही मेजर चीज जो है वो इंक्लूड करी गई है। एक तो यहाँ पे जो नॉर्मल आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एसएसटी, राइट, वो सब तो आप पढ़ोगे ही, साथ में यहाँ पे आप एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी जो है वो चूज कर सकते हो। वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करोगे आप जो है, ठीक है, मतलब जो स्किल बेस्ड होंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद इंटर्नशिप। तो स्किल बेस्ड वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक आप चूज कर सकते हो। और ये आपको फर्दर आपके जो सब्जेक्ट्स चूज करोगे, जब आप जैसे अब हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हम सब्जेक्ट चूज करते हैं +2, +1 और +2 में, राइट। लेकिन इस पॉलिसी में जो है वो हम सब्जेक्ट चूज करेंगे इस स्टेज पे, इसके आगे वाली स्टेज पे चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो ले लेंगे, ताकि हमारा एक बेस बन जाए कि हमें आगे जाके किस चीज के ऊपर जो है वो पढ़ना है एक ही स्ट्रीम में, राइट। लेकिन अभी इसमें एक ही स्ट्रीम नहीं इंक्लूड की, जैसे पहले होता था कि अगर बच्चे ने मेडिकल रखा है तो वो मेडिकल ही पढ़ता जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही पढ़ता जाएगा, नहीं। अभी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है उस चीज के ऊपर भी, राइट, वो भी हम बात करते हैं। सो जो लास्ट फेज होगा, लास्ट जो स्टेज है वो 4 इयर्स की होगी, जिसको सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा। और इसमें जो आपका क्लास है वो होगा क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का पीरियड। और इसमें जो है वो आपको सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इज देयर, एंड साथ में एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, तो ऐसी चीजें जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, राइट। तो जब आप मिडिल स्टेज पे कोई वोकेशनल सब्जेक्ट चूज कर लोगे तो आपको जो है आगे सेकेंडरी स्टेज में, यानी कि जो सब्जेक्ट्स पहले हम +1, 2 में चूज करते थे वो अब हम इस स्टेज में यानी कि क्लास 9 से लेके 12 तक हम जो है वो चूज करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ अगर आपको मेडिकल चूज करना है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही पढ़ोगे, नहीं। आप अपने इंटरेस्ट का कोई और वोकेशनल सब्जेक्ट भी साथ में जो है वो स्टडी कर सकते, फिजिकल एजुकेशन रख सकते हो, म्यूजिक रख सकते हो, फैशन डिजाइनिंग रख सकते हो। तो देयर आर न्यूमरस चॉइसेस, ठीक है। देन ये हो गया आपका 5+3+3+4। इसमें आपका जो भी मतलब स्कूलिंग का सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। एंड इसके साथ साथ जो क्लास 10 एंड 12 जो बोर्ड
सिस्टम होता था उसको अब सेमेस्टर सिस्टम में चेंज कर दिया गया है। मतलब कि अभी आपको जो है वो जो मतलब एग्जाम्स हैं, राइट, इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है कि बोर्ड को कैसे रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन फर्दर जब इम्प्लीमेंटेशन होगी देन यू विल गेट टू नो। लेकिन फिलहाल इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वो सेमेस्टर सिस्टम होगा एंड ट्वाइस अ ईयर आपके जो है वो एग्जाम होंगे, राइट। एंड इसके साथ साथ एक और चीज थी यहाँ पे 10 एंड +2 में, हाँ, ट्वाइस अ ईयर आपके जो है वो एग्जाम्स होंगे। एंड साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, लेट मी टेल यू। हाँ, और दूसरी चीज यही है कि इसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एनालिटिकल बेस जो है वो थिंकिंग होगी। हाँ, और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो पेपर होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स भी होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव। जैसे आपका पीटी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है आपका दूसरा एग्जाम मेंस का, तो वैसे ही एग्जाम्स का पैटर्न जो है वो होगा। तो इसमें आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके ऊपर जो है वो फोकस रखा गया है, क्योंकि एनईपी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि बच्चे को जो है वो क्रैमिंग से हटा के हमें उसको जो है वो उसकी एनालिटिकल पावर को एनहांस करना है, राइट। तो ये हो गया। एंड इसके साथ साथ जो है एक चीज और कि जो क्लास 5 है, मतलब यहाँ तक क्लास 1 मतलब 3 to 5, यानी कि ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ तक जो स्कूल्स हैं वो मदर लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं, मतलब रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं। इस पॉलिसी में जो है वो 3 लैंग्वेज सिस्टम जो है वो बताया गया है, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। पहले ड्राफ्ट में क्या किया गया था, हिंदी को इन्होंने कंपलसरी कर दिया था, लेकिन फिर तमिलनाडु में काफी ज्यादा और भी साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इस चीज को लेके, तो अब इन्होंने कोई भी लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी नहीं रखी है। तो इसमें जो है वो स्कूल की पर्सनल चॉइस है, तो कोई भी लैंग्वेज जो है वो फोर्स नहीं की जाएगी, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, दैट इज असेसमेंट। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। असेसमेंट कैसे होगी? अब असेसमेंट के लिए भी इन्होंने जो है वो एक 3 tier स्ट्रक्चर, हम इसको कह सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपकी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, ये काफी इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट की जो असेसमेंट है उसकी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर 3 पैरामीटर्स के साथ करी जाएगी। एक में जो है वो एक कॉलम में टीचर जो है उसको असेस करेगा, एंड दूसरे में जो है उसके क्लास स्टूडेंट्स या उसके जो साथी हैं वो असेस करेंगे, और तीसरे में जो स्टूडेंट खुद उसको जो है वो असेस करेगा। और ये असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आगे उसके जो उस सब्जेक्ट्स चूज करने वाला है उसमें, राइट, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो लेने हैं। तो ये असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट से जो है वो जाना जाएगा, राइट। देन इसके बाद, ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके अलावा एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है परख, ठीक है। परख मतलब, परख का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को परखना, तो परख इसको नाम दिया गया, नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो इसके साथ साथ सेटअप किया जाएगा, राइट। अब बात करते हैं टीचिंग की। तो टीचिंग में अभी कुछ खास इन्होंने इस पॉलिसी में जो है वो मतलब इतना ज्यादा क्लैरिटी से नहीं बताया है, लेकिन 2 पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इसमें एक चीज तो ये है कि जो टीचर्स होंगे कल को जो टीच करेंगे बच्चों को, उनके लिए एक 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स विद बीएड, वो 2030 तक जो है वो एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बना दिया जाएगा। 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स विद बीएड, तो ये जो है ये बाय 2030 ये टीचर्स के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बना दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। एंड इसके साथ साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE। तो ये जो है ये बनाया जाएगा 2021 बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ NCERT। ठीक है, NCERT के सहयोग से जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो बनाएगा फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये दो ही पॉइंट हैं जो अभी फिलहाल आपको याद रखने हैं एज पर एज टीचिंग रिफॉर्म्स आर कंसर्न। इसके बाद हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन जो है इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए हैं। बाकी आप अपने रिव्यूज जो है इस पॉलिसी के बारे में कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। लेकिन अगर हम इन रिफॉर्म्स की बात करें ऑन ग्राउंड, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो ये जो जितने भी रिफॉर्म्स हैं ये एट पार विद फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री की एजुकेशन सिस्टम को ले आते हैं, राइट। अगर ये सच में ऐसे इम्प्लीमेंट होती हैं चीजें, राइट। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन में भी जैसे जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है आपका, ठीक है, इसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स। जैसे पहले अगर मैंने मेडिकल रखा है मान लो, है ना, तो मैंने मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ना है। अब इसमें जो है वो मैं अपना मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो रख सकती हूँ, और साथ में माइनर सब्जेक्ट्स जो है मैं म्यूजिक रख सकती हूँ या अपने इंटरेस्ट का और कोई, जैसे मैंने कोई मान लो एग्जाम ऐसा देना है IAS जैसा, तो मुझे ये तो पढ़ना ही है, राइट, बिकॉज मुझे है कि मुझे आगे मेडिकल लाइन, अगर मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं मेडिकल लाइन में ही जाऊँगी, फोरेंसिक्स में जाऊँगी या कुछ। तो इसके साथ साथ मुझे अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, मैं साथ में कुछ और सब्जेक्ट्स ऐसे रख सकती हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। म्यूज़िक रख सकती हूँ, डांसिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं माइनर में रख सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इस पॉलिसी का और अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो सेटअप किया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के ऊपर फोकस करेगा। अगर आज की डेट में आप हमारी गवर्नमेंट का बजट देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा बजट बहुत ही कम है अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि एक अलग से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो सेटअप किया जाएगा, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के ऊपर फोकस करना होगा, राइट। देन इसके अलावा मल्टीपल क्या से कहते हैं क्या एंट्रीज होंगी, एंट्रीज एंड एग्जिट, जिसका प्रोग्राम क्या से कहते हैं, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम। इसमें क्या था कि जैसे मान लो आज की डेट में पंजाब में ये चीज़ बड़ी ही नॉर्मल है कि +2 के बाद जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोगों को जो है वो बाहर जाने का बड़ा क्रेज़ है कि हमें आइल्स करके हमें बाहर जाना है। तो वो क्या करते हैं, स्टडी बेस के ऊपर जो है वीज़ा लगवा देते हैं। एंड +1-2 के बाद जो है वो बच्चा बिल्कुल आइडल बैठा रहता है कि अगर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लूँगा, बिकॉज मुझे तो बाहर जाना है, तो अगर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लूँगा तो मेरे मतलब 4 साल तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ही नहीं सकता हूँ, तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि कई बार 1 साल बच्चे का वीज़ा नहीं लगता है, दूसरे साल भी नहीं लगता है, तो उसने में 2 साल तो उसके वेस्ट हो गए ना, है ना। लेकिन वो इसी चक्कर में ग्रेजुएशन नहीं करता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री तो उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि 4 साल की ग्रेजुएशन या 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो ऐसे में ये पॉलिसी उन लोगों के लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वरदान है, बिकॉज इसमें क्या होगा कि आपको जो ग्रेजुएशन में मान लो किसी बच्चे ने सिर्फ 1 ही साल कंप्लीट किया है, राइट, 2 ही साल कंप्लीट किए हैं या 3 या 4, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है ग्रेजुएशन का, तो 1 साल मान लो किसी ने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उसको पढ़ाई नहीं करनी है या वो आगे पास नहीं हो पाया है, तो इसमें उसको जो है वो
सर्टिफिकेट 1 साल का मिल जाएगा। देन अगर 2 साल का किया है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, एंड 3 और मोर किया है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पॉलिसी का हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है, राइट। तो इसमें किसी भी बच्चे का कोई भी ईयर जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। देन इसके साथ साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो रखी गई है कि मान लो एक बच्चे ने जो है वो डिग्री की है, उसने पीएचडी करनी है, डिग्री के बाद उसने एमए किया है, और एमए के बाद उसको जो है वो पीएचडी के लिए एमफिल भी करना पड़ता है, फिर जाके वो पीएचडी करता है। अब इस अप्रोच में क्या कर दिया गया कि इस एमफिल को करने की आपको जरूरत नहीं है, आप एमए के बाद जो है वो पीएचडी कर सकते हो। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज की गई है। देन उसके साथ साथ जितनी भी बॉडीज होती हैं, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, एआईसीटीई है जो अप्रूव करती हैं कॉलेज के एफिलिएशंस देती हैं कॉलेजेस को, तो ये भी फेज वाइज मैनर में इसको जो है वो खत्म कर दिया जाएगा और इनको जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा इनटू अ सिंगल बॉडी। और कॉलेजेस को भी मैक्सिमम ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। ये प्रोसेस जो है ये 15 साल तक का टाइम पीरियड ले सकता है, और या तो कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस हो जाएगा, यानी कि फुल ऑटोनॉमी उसको दे दी जाएगी, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएगा, राइट। और ऐसी जो बॉडीज हैं एफिलिएशन जो ग्रांट करती हैं, इनको जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा इनटू अ सिंगल बॉडी, राइट। एंड इसके साथ साथ जो फीस है, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉलेज कोई भी फीस उठा के जो है वो लगा रहा है, ठीक है। कई कॉलेजेस की तो बहुत ही एक्सॉर्बिडेंट फीस होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर जो कैपिंग है उसके ऊपर कर दी जाएगी, राइट। एंड इसके साथ साथ एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक्सेप्ट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ये सारे के सारे एजुकेशन जो जितने भी और स्ट्रीम्स हैं उनको कवर करेगा, राइट। और उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसके चलते इसके जो है फर्दर 4 आगे जो है वो वर्टिकल बॉडीज हैं जो ये काम करेंगी। मतलब कोई जो है वो स्टैंडर्ड सेट करेगा, कोई एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन देते हैं, मतलब क्रेडिट्स देते हैं कि ये कॉलेज जो है ये ए क्रेडिट इसका है, इसका A+ है, इसका B है, इसका B+ है, ऐसे, राइट। तो इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे जो है वो 4 वर्टिकल्स हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हम इनको बोल सकते हैं। सबसे पहली है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC, काउंसिल फॉर रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये रेगुलेट करेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, ये करेगी स्टैंडर्ड सेट फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स। देन उसके बाद जो थर्ड है दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग। तो ये फंडिंग करेगी, फंड्स प्रोवाइड करेगी। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग HEGC। And the last one is National Accreditation Council, National Accreditation Council, NAC, ठीक है। ये accreditation जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ओवरऑल
मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन स्ट्रीम्स को छोड़ के बाकी जितनी भी एजुकेशनल स्ट्रीम्स हैं उनको हायर कमीशन एजुकेशन ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करेगा, जिसके अंडर 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज वर्क करेंगी जो रेगुलेट भी करेंगी, स्टैंडर्ड सेट करेंगी, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेंगे और फंड्स भी प्रोवाइड करेंगी वेयर एवर नेसेसरी। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए जो है वो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, स्टैंडर्ड्स के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल है, फंडिंग के लिए नेशनल एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल है, सॉरी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल है, एंड एक्रेडिटेशन के लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल है, राइट। सो ये था हायर एजुकेशन के लिए। देन इसके बाद आता है आपका मिसलेनियस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट्स में आपको बताऊंगी, वो आप पॉइंट्स जो है वो नोट कर लीजिएगा, बस उसके बाद आपकी वीडियो आपका जो मतलब टॉपिक है सॉरी ख़त्म हो जाएगा, राइट। एंड आई होप कि आपको इसके बाद कोई भी पॉइंट आपका आता है तो वो आपको डाउट नहीं होगा, एंड इसके साथ साथ आप कहीं से भी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेते हो तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं मिसलेनियस कुछ पॉइंट्स की, जिसमें सबसे पहले है कि एक ऑटोनोमस बॉडी जो है वो सेटअप की जाएगी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। ये एक बॉडी जो है वो सेटअप की जाएगी फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन इसके बाद नेशनल असेसमेंट सेंटर परख के बारे में आपको बता चुकी हूँ, एंड इसके साथ साथ इस पॉलिसी से जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी अपने कैंपसेस इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अगर ये ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कम्पीट करेगा। देन इसके साथ साथ इट ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड्स एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स, ठीक है। मतलब एक कुछ खास वर्ग जैसे वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है, एंड कुछ जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, राइट, द एरियाज विच आर इन डिसएडवांटेज पोजीशन, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स जो है वो सेटअप किए जाएंगे। एंड इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत लैंग्वेज will be set up, National Institute for Pali, Persian and Prakrit language will be set up, and इसके अलावा Indian Institute of Translation and Interpretation will be set up, ठीक है। National Institute for Pali, Prakrit and Persian languages will be set up, and इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन विल बी सेटअप। एंड इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में जो करंटली 4.6% है ऑफ द जीडीपी, इसको इन्हांस करके 6% जो है वो कर दिया जाएगा। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो इनको इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएटली लेना चाहिए था, लेकिन सो फार किसी भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया है। ऐसी ही एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो है वो नेसेसरी थी तब से लेके, और उसको फाइनली आज इम्प्लीमेंट किया गया है, और देखते हैं इसको ग्राउंड रियलिटी पे कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ हमें हेल्थ पॉलिसी भी ऐसी चाहिए, बिकॉज ये 2 एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें जो है वो काफ़ी वर्कआउट करना था। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं चीज़ें तो एक तो हमारी जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो एक साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम कहलाएगा, राइट, बिकॉज इसमें मेन फोकस जो है वो क्रैमिंग के ऊपर से हटा के जो है वो फोकस रखा गया है स्टूडेंट की एनालिटिकल पावर को, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने का, और इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का। एंड लेट्स सी कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मिलती भी है प्रॉपर तरीके से कि नहीं मिलती है, राइट। सो दैट वाज ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच।